हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा होगा आप लोगों की। तो आज हम डिस्कशन करेंगे मेडिएवल हिस्ट्री के पार्ट 3, उस सीरीज़ के पार्ट 3 वीडियो में, जिसमें हम आज पढ़ेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ, एजुकेशन एंड रिलीजियस बिलीव्स, जो कि मेडिएवल हिस्ट्री में जो पीरियड स्टार्ट होती है 800 से 1200 तक सेंचुरी के तक। तो उस टाइम पीरियड में हमारे जो इंडिया थी उसमें पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया में हमने पढ़े थे जो प्रतिहारस थे, उसके बाद राष्ट्रकूटस थे, गुर्जरा प्रतिहारा पालास। साउथ इंडिया में जो थे चोलो किंगडम। उसके बाद इसके बारे में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कशन किए थे वो पिछले सारे वीडियो में। अगर आप लोग को उसके बारे में चाहिए वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और या फिर आप लोग जाकर मेरे प्लेलिस्ट में एक जो है हिस्ट्री के सीरीज़ है वहाँ पे जाकर देख सकते हैं मेडिएवल हिस्ट्री के बारे में जो सीरीज़ बनाई हूँ मैं। तो आज हम डिस्कशन करेंगे, ये तो हो गया तब क्या क्या किंगडम्स राज कर रहे थे, लेकिन उस किंगडम के राज करने के साथ साथ हमारी इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन कैसे थी, हमारे एजुकेशन किस तरह से लोग ले रहे थे, रिलीजियस बिलीव्स क्या क्या थी, किस तरह की मूवमेंट्स चल रहे थे, कास्ट सिस्टम था, वुमेन की कंडीशन क्या था, किस तरह की फूड ड्रेस अम्यूजमेंट्स वो लोग यूज़ करते थे, ये सब के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जो चीज़ है हम पढ़ेंगे वो है ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में, जो मिडिवल टाइम पीरियड में 800 से 7 से लेके 13 सेंचुरी तक जो पीरियड थी वहाँ पे ट्रेड कॉमर्स कैसे चल रही थी। लेकिन देखिए, बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे फिलोसोफर्स थे जिनके हिसाब से कि वहाँ पे इस वक्त में पीरियड ऑफ ये इस पीरियड को एक पीरियड ऑफ स्टैग्नेशन एंड डिक्लाइन ऑफ फॉरेन ट्रेड माना जाता है। ठीक है, लेकिन सब नहीं मानते। काफ़ी लोग मानते हैं कि ये इस टाइम पे ना जो ट्रेड हुआ करता था, फॉरेन ट्रेड, ट्रेड विथ फॉरेन कंट्रीज एंड कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड विथ कंट्री, ये सब डिक्लाइन हो रहे थे और स्टैग्नेशन में पहुंच गया था, मतलब हाइबरनेशन कंडीशन में चला गया था। डिक्लाइन ऑफ टाउन की भी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था। ग्रेटर लोकलिज्म एंड रीजनलिज्म ये सब भी नहीं हो रहा था। लेकिन और उनका ये भी एक मानना है कि वहाँ पे उसका प्रूफ ये वो देते हैं कि एब्सेंस ऑफ गोल्ड कॉइन उनको इस पीरियड में कहीं पे भी अच्छा खासा नहीं मिला, जिस वजह से वो मान रहे थे कि ट्रेड नहीं हो रहा था। लेकिन गोल्ड कॉइन एब्सेंस होने की रीजन्स क्या थी? रीजन ये थी कि उस वक्त पे एक बाइजेंटीन इन कंस्टेंटिनोपल, वहाँ पे दो लार्ज एम्पायर राइज हो रहे थे। एक हो गया बाइजेंटीन इन कंस्टेंटिनोपल एंड सैसनेड एम्पायर इन ईरान, ये दोनों राज कर रहे थे, मतलब एम्पायर रोज हो रहे थे। फिर अरब एम्पायर भी राइज हो रहा था, जिसके वजह से उनका ट्रेड बहुत अच्छा खासा चल रहा था इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया में एंड चाइना में। ठीक है, इंडिया में और ये हो गया साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, और ये सब जगह पे उनका अच्छा खासा ट्रेड चल रहा था। और वहाँ पे जो इंडियंस वो जो सिल्वर एंड गोल्ड सब भर भर के लेके आ रहे थे, जो भी इंडिया में आ रहे थे वो सब ज्वेलरी में यूज हो रहे थे, और उनको बरी कर किया जा रहा था, मतलब ग्राउंड में खुदाई करके वो रख देते थे ताकि उनकी नेक्स्ट जनरेशन उसको यूज़ कर पाए। या फिर जैसे हम लोग आप लोग देखे होंगे, हम जो गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं क्या करते हैं, उसको लाकर लकर में स्टोर करके रखते हैं ताकि कुछ बुरे टाइम पीरियड में, क्योंकि गोल्ड सिल्वर ना हमेशा से एक डिमांडिंग मटेरियल थी। ठीक है, हमेशा से उसकी कॉस्ट वैल्यू ज़्यादा थी, तो उसको हमेशा लोग प्रिफर करते थे कि हम उसको फ्यूचर यूज़ के लिए रखें। इसी वजह से उसका कॉइन पर्पस में यूज़ ज़्यादा नहीं किया जा रहा था। आजकल में ही देखिए, आज गोल्ड की कॉइन कहाँ पे ट्रेड में ज़्यादा यूज होती है। ठीक है, तो उसी तरह से इसी वजह से उनको लगा कि ये जो पीरियड है वो बहुत स्टैग्नेशन ऑन डिक्लाइन ऑफ फॉरेन ट्रेड, और उनका जो ट्रेड कॉमर्स में डिक्लाइन हो रहा है। बैन ऑन ट्रैवल बियॉन्ड कंट्री फॉर ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मण लोग थे उनका ये मानना था, उनको एक तरह से बैन किया गया था बियॉन्ड कंट्री ट्रैवल करने के लिए। क्यों? एक बात आप देखिए, जो ब्राह्मण्स होते थे उनका एक अलग ही कल्चर वो फॉलो करते थे, उनका अलग रिचुअल्स फॉलो करते थे।
उनको लगता था अगर हम, क्योंकि डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजियस लोग रहते थे, कहाँ पे मुस्लिम रहते थे, कहाँ पे क्रिश्चियन रहते थे, कहाँ पे डिफरेंट गॉड्स को फॉलो करने वाले, डिफरेंट कल्चर को फॉलो करने वाले ट्रेड कम्युनिटी रहते थे। तो ब्राह्मण्स जो होते थे हमारे, तो यहाँ कास्ट सिस्टम बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही थी, और अनटचेबिलिटी, दलित, ये सब भी बहुत एक्टिव फंक्शन कर रही थी। तो उनको लग रहा था अगर हम बाहर राष्ट्र में जाएंगे तो उनकी इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर आ जाएगी, हर में हो सकता है हमें अपनी जो कल्चर है, जो हिंदुइज्म है, उसको चेंज करना पड़े। तो इसी डर के वजह से ना ब्राह्मण लोगों को बैन किया जा रहा था ट्रैवल बियॉन्ड कंट्री ट्रैवल करने के लिए। इसी वजह से, बट क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारे फॉरेन ट्रेड्स चल रहे थे, बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो ये सब चीज़ों को ऑफर्स कर रहे थे, और उन्होंने ओवरसीज ट्रेड भी कर रहे थे विथ साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। इन दोनों जगह पे हमारे फॉरेन ट्रेड बहुत अच्छी खासी चल रही थी। ठीक है, और आप लोगों को पता है, जब मैं चोलो किंगडम के बारे में पढ़ा रही थी आपको पिछले वीडियो में, तो किस तरह से चोलो जो एम्पायर्स होते थे वो कैसे श्रीलंका में, मालदीव्स में, और उसके बाद यहाँ पे इंडोनेशिया में, जावा सुमात्रा में अपने ट्रेड फैला के रखे हुए थे। तो ये भी एक प्रूव है कि वहाँ पे ज़्यादा ये सब जो सुपरस्टिशंस है ज़्यादा नहीं चल रही थी। बहुत सारे ऐसे किंग्स थे जो कि फॉरेन ट्रेड्स में बिलीव रखते थे। ठीक है, एक हरिसनास बृहद कथा कोश है जहाँ पे डिफरेंट एरियाज़ के लैंग्वेजेस, उनकी ड्रेस और इस सब के बारे में वहाँ पे मेंशन किया गया है, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं वहाँ पे फॉरेन ट्रेड भी चल रही थी, ऐसी नहीं कि डिक्लाइन की अवस्था में थी। ठीक है, द इंडियन मर्चेंट्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन गिल्ड्स। जो इंडियन मर्चेंट्स हुआ करते थे वो सब गिल्ड्स में, मतलब एक तरह की ग्रुप के तरह वो सब उनको कैटेगराइज किया गया था। ठीक है, वो ग्रुप होके गिल्ड, गिल्ड मतलब क्या, एक ग्रुप की तरह फॉर्म बना के वो ट्रेड कर रहे थे। उन सबसे फेमस थे मानीग्रामन और नंदेसी। ठीक है, आपको ये सब याद रखनी होगी, कभी कभी मैच करने में भी पूछा जाता है एमसीक्यूज में। ठीक है, तो वो सब क्या करते थे, जो ये सब रिच मर्चेंट्स हुआ करते थे, जिसके वजह से वो टेम्पल को ग्रांट्स दिया करते थे। ठीक है, अब कई सारे ऐसे टेम्पल्स होते हैं, वो चैरिटी में चलता है, वो ग्रांट्स में चलता है। तो उसी तरह से ये सब कभी, मतलब एंशियंट टाइम से भी ये सब चल रहा है। ठीक है, मैनी ट्रेडर्स सेटल डाउन इन दिस कंट्रीज। बहुत सारे ऐसे लोग हुआ करते थे जो कि जाके डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में सेटल हो जाते थे अपने फैमिली लेकर, या फिर वहाँ पे शादी रचा लिए। तो इस तरह के कंडीशंस हुआ करते थे। और इसके बाद क्या हुआ, इंडियन मर्चेंट्स जब जाने लगे, उनके बाद जब देखे लोग कि उनके साथ उनका प्रोग्रेस हो रहा है, वो धनी हो रहे हैं, उनके लाइफ स्टाइल बहुत डेवलप हो रही है, तो कुछ प्राइस्ट वगैरह थे जो कि उनको फॉलो करने लगे। ठीक है, उनके पीछे पीछे वो भी फॉरेन ट्रेड करने लगे, जिसके रीजन वजह से क्या हुआ, बुद्धिस्ट एंड हिंदू रिलीजन के आइडियाज़ जो है वो बाहर एरिया में इंट्रोड्यूस होने लगी। जैसे कि आप लोगों को पता है श्रीलंका में बुद्धिज्म चलता है, जावा सुमात्रा इंडोनेशिया, वहाँ पे भी कभी कभी बुद्धिस्ट चलता है, और हिंदुइज्म मालदीव से सब में चलती है। तो जैसे कि देखिए, बुद्धिस्ट टेम्पल इन बोरोबुदुर इन जावा, वहाँ पे बुद्धिस्ट टेम्पल भी बनाने लगे। कंबोडिया में हिंदू टेम्पल ऑफ अंकोर, ये सब में भी इसका प्रूफ है कि वहाँ पे ये हमारा हिंदुइज्म, हमारे कल्चर की भी इंट्रोड्यूस हुई थी। फिर ये हुआ कि द चीफ इंडियन पोर्ट फॉर सेलिंग टू जाभा, हमारे जो चीफ पोर्ट था जाभा, सुमात्रा, ये सब जगह पे जो सेलिंग हो रहा था, ट्रेड हो रहा था, वो था तम्रलिप्ति, तामुल को जिसको भी कहा जाता है। इन बंगाल में एक जगह है, एक पोर्ट है जहाँ जिसको ताम्रलिप्ति भी बोला जाता है, तामुल्क। इसको आपको याद रखनी है क्योंकि ये एमसीक्यूज में आ सकता है। ठीक है, और समटाइम्स ट्रेड फ्रॉम ताम्रलिप्ति टू सुवर्णद्वीप, सुवर्णद्वीप को वहाँ पे मॉडर्न इंडोनेशिया को सुवर्णद्वीप भी बोला जाता था। और टू कटहा, केदाइन मालया, एक मालया में एक जगह है कटहा के नाम पे, वहाँ तक, मतलब बंगाल से लेकर इंडोनेशिया तक या फिर मालया तक भी चल रहा था हमारा ट्रेड। ठीक है, ट्रेड ऑफ चाइना इन द इंडियन ओशन, तभी क्या हुआ, सिर्फ हमारा इंडिया का ट्रेड नहीं हो रहा था, उस टाइम पे डिफरेंट कंट्री का भी हमारे साथ ट्रेड हो रहा था, वो भी ट्रेड कर रहे थे हमारे साथ। तो वहाँ पे चाइना सबसे आगे था ट्रेड में।
ठीक है। और उसका साउथ इंडियन ओशन में बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन वो कर रहे थे, बहुत अच्छी तरीके से वो ट्रेड कर रहे थे। इंपोर्ट ऑफ वो स्पाइस इंपोर्ट कर रहे थे फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया से, क्योंकि इंडिया स्पाइस की हब थी, जिसके वजह से वेस्टर्न जो यूरोपियंस, फ्रेंच, ये सब तो अट्रैक्ट होकर आए ना इंडिया को, तो वे स्पाइस इंपोर्ट कर रहे थे और इभोरी इंपोर्ट कर रहे थे अफ्रीका से। इसी वजह से इंडियन ओशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है चाइना की ट्रेड में, आज भी है। आप लोगों को पता होगा, करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे होंगे कि इंडियन ओशन के साथ किस तरह की कॉन्फ्लिक्ट जो में जूझ रहे हैं हर एक राष्ट्र, इंडिया, चाइना। इंडियन ओशन के लिए बहुत सारे ग्रुप्स बनाए हैं, बहुत सारे स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाए हैं, तो छोड़ो वो सब अलग बात है। फिर ग्लासवेयर फ्रॉम वेस्ट एशिया से ग्लासवेयर वो इंपोर्ट कर रहे थे, और मेडिसिनल हर्ब्स, लाख, इंसेंस, ऑल टाइप ऑफ रेयर कमोडिटीज, ये सब भी वो इंपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, ट्रेड कर रहे थे पर्टिकुलरली। इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया वेर इंपॉर्टेंट स्टागिंग सेंटर्स फॉर ट्रेड बिटवीन चाइना, वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका। तो चाइना, चाइना कहाँ पे रह गया ग्लोब में? आप देख सकते हैं चाइना ए से ऊपर रहा, ठीक है। उसके साथ वेस्ट एशिया, ये एशिया में जो वेस्टर्न पार्ट है, और अफ्रीका, अफ्रीका में, ये सब चीज़ों में इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग प्लेस प्ले कर रहे थे, ठीक है, रोल प्ले कर रहे थे। मेन सपोर्ट ऑफ चाइना फॉर फॉरेन ट्रेड वाज कैंटन और कन्फू। उनका एक प्लेस है कैंटन और कन्फू, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन सी पोर्ट है चाइना की फॉरेन ट्रेड के लिए, इसको भी आप याद रख सकते हैं। 10th-11th सेंचुरी में इंडियन मॉन्क्स इन चाइना, मतलब इस सेंचुरी के टाइप वक्त पे 10th एंड 11th सेंचुरी में चाइना कोर्ट में इंडियन मॉन्क्स बहुत ही ज़्यादा थे। मतलब इस फिगर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने सारे इंडियंस चाइना जा रहे थे ट्रेड करने के लिए या फिर डिफरेंट पर्पजेस के लिए। चाइनीज शिप्स वर बिगर एंड फास्टर। जो चाइना थे वो बहुत ही डेवलप थे, उनकी टेक्नोलॉजी भी बहुत डेवलप थी, वो बहुत बिगर एंड फास्टर थे, और उनके जो शिप्स है वो सेवरल स्टोरेड थे, पर्टिकुलरली 5 to 6 स्टोरेड भी होते थे, जो वो एक साथ 600 पैसेंजर्स और 400 सोल्डर्स, पर्टिकुलरली 1000 पैसेंजर्स वो कैरी कर सकते थे एक बार। एंड यूज ऑफ मेराइन कंपास, वो मेराइन और कंपास भी यूज कर रहे थे, जो कि एक इन्वेंशन है ऑफ चाइना टू वेस्टर्न कंट्रीज। जो कैंपस कंपास लेकर आए थे हमारे इंडिया में और ईस्टर्न साइड को डिस्कवर करने के लिए, वो इस कंपास के वजह से आए थे, और ये कंपास उनको मिला चाइनीज से। चाइनीज ट्रेड हुआ करते थे वेस्टर्न के साथ, जिसके वजह से उनको इस तरह की कंपास मिले थे, ठीक है। तो ट्रेड के बाद हम देखेंगे किस तरह की कंडीशंस हुआ करती थी तब मिडेवल टाइम पीरियड में लोगों की। हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की थी, जैसे कि टेक्सटाइल्स हो गया, वर्क एंड गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। वो ज्वेलरी, वो जो गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्ट करके ला रहे थे, वह उसमें उन्होंने ज्वेलरी बनाना शुरू कर दिया था, और मेटलर्जी एक्सेट्रा। तो हैंडीक्राफ्ट में बहुत डेवलप हुआ था तब, एंड एग्रीकल्चर भी बहुत फ्लोरिशिंग था तब। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि मिनिस्टर्स, जो ऑफिशियल्स, जो फ्यूडल चीफ्स हुआ करते थे, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर्टिकुलरली हुआ करते थे, उनकी लाइफ कैसे हुआ करती थी। द लिव्ड इन ग्रेट ऑस्टेंटेशन एंड स्प्लेंडर। वो बहुत ही एक स्प्लेंडर लैविश लाइफ जी रहे थे सब। उनकी जो हाउसेस थी वो 3 to 5 स्टोरी थी, हाई थी, मतलब 3 से 5 महला तक वो बना रहे थे अपने घर। यूज्ड कॉस्टली फॉरेन अपरल, जो फॉरेन से, हाँ, हमने इस वक्त की भाषा में अगर बोले तो उनके जो फॉरेन ब्रांड वगैरह हुआ करते हैं, ब्रांडेड कपड़े वो पहनते थे, फॉरेन से इंपोर्ट होने वाला जो कपड़ा, और इंपोर्टेड वुलन का क्लॉथ्स भी वो पहन रहे थे। चाइनीज सिल्क वो यूज़ कर रहे थे। कॉस्टली ज्वेल्स एंड ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ये सब वो यूज़ कर रहे थे। फिर मेंटेन लार्ज नंबर ऑफ वोमेन इन हाउस होल्ड्स। उनके हाउस होल्ड में बहुत सारे वोमेन्स हुआ करती थी, जो कि ट्रेंड डोमेस्टिक सर्वेंट्स उनको लुक आफ्टर करने के लिए, उनके जो देखिए वो तब ना जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, ठीक है। आप लोगों को पता है हमारे अभी अभी न्यूक्लियर फैमिली कंसेप्ट में हम आए हैं, लेकिन जो जॉइंट फैमिली कंसेप्ट है वो तो एंशियंट पीरियड से चली आ रही है। तो हाउस होल्ड में पर्टिकुलरली बहुत सारे वोमेन्स हुआ करते थे। दादी हो गया, मतलब वाइफ, फिर जो होते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, डिफरेंट उनके भाई बहनें, वो बहुत सारे सब जॉइंट होके रहते थे।
तो जो ओमेन के लिए उनके लुक आफ्टर करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए बहुत सारे ट्रेंड डोमेस्टिक सर्वेंट्स भी होते थे। मतलब कितना लाविशली वो जी रहे थे अपनी लाइफ। फिर दे अज्यूम्ड हाई साउंडिंग टाइटल्स, और उनके जो टाइटल्स हुआ करते थे, जो चीफ्स वगैरह, मिनिस्टर्स वगैरह, उनको ये बोला जाता था महासमंताधिपति। ठीक है, महासमंताधिपति। मतलब अब तो देखिए हमारे मिनिस्टर्स, अब जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, फ्यूडल जो चीफ्स होते हैं वगैरह, वो किस तरह की लाइफ जीते हैं, लेकिन तब भी ये सब चली आ रही थी हायरार्चिकल। ठीक है, हर देयर ओन डिस्टिंक्टिव सिंबल्स, हर एक मिनिस्टर्स, हर एक ऑफिसर्स, हर एक जो रिच पर्सन होते थे, उनका एक डिस्टिंक्टिव सिंबल्स हुआ करता था, डिस्टिंक्टिव बैनर्स हुआ करता था। उनका जो अम्ब्रेला हुआ करता था वो बहुत डेकोरेटेड था। और याक टेल टू हुइस का वे फ्लाइज, मतलब एक तरह की फ्लाइज वो जब चल रहे थे, वो जब घर में रह रहे थे उनकी, वो तो तब फैन वगैरह तो नहीं हुआ करता होगा, तो तब वो एक तरह की याक टेल में बनी हुई एक हुइस को मतलब उसको ऐसे हिलाने के लिए वो उस तरह से यूज हुआ करता था। तो ये हो गया मिनिस्टर ऑफिशियल की। और तब देखेंगे लाइफ ऑफ ए मिलियनर, एक मिलियनर हुआ करते थे जिसका नाम है कोटीश्वरा, जो कि चालुक्यन एम्पायर में प्रेजेंट थे। ह्यूज बैनर्स विथ रिंगिंग बेल्स वर होस्टेड ओवर हिज हाउस, उनके घर के ऊपर एक बहुत बड़ी बैनर हुआ करती थी, और इस बैनर में कुछ रिंग बेल्स भी लगे हुए थे। ओन्ड लार्ज नंबर ऑफ, वो बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स ऑक्यूपाई, मतलब अक्वायर करते थे। उनकी जो मेन बिल्डिंग की स्टेयरकेस है वो क्रिस्टल से बनी हुई थी, और उनके पास जो टेम्पल वगैरह थी, टेम्पल की फ्लोर भी क्रिस्टल से हुआ था। उनकी वर्ल्ड अडोन्ड बाय रिलीजियस पेंटिंग्स, उनके जो वॉल थी घर के चारों तरफ, वो सब बहुत सारे रिलीजियस पेंटिंग से अडोन्ड हुआ था, बनाया हुआ था। और जो इमेजेस वहाँ पे थी वो सब क्रिस्टल में हुआ था। कितना लाविशली वो जी रहे थे अपनी ज़िंदगी। एक था वास्तुपाला एंड तेजपाला, जो कि गुजरात के मिनिस्टर्स थे। वो बहुत ही रिचेस्ट मर्चेंट थे ऑफ दैट टाइम। ठीक है, तो वो था रिचेस्ट मर्चेंट और मिनिस्टर्स ऑफिसर्स, उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी। अब हम देखेंगे वहाँ पे जब कॉमन पीपल हुआ करते थे उनकी लाइफ कैसी थी। देखिए, फूड स्टॉप्स तो बहुत चीप थी, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत ही डेवलप हो रहा था, बहुत कम लोग थे, और लेकिन जमी बहुत सारे थी, फील्ड बहुत सारे थी, इसलिए प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। इसी वजह से फूड की जो क्या कहते हैं, चीप था बहुत। मतलब हमारे अभी जो कॉस्टली हो गए हैं फूड सब, लेकिन तब बहुत चीप था फूड स्टॉप्स। बट मेनी पुअर पीपल वेयर देयर हु कुड नॉट गेट एनफ फूड। लेकिन ऐसे भी हालत थी बहुत सारे लोगों की जो जिनको खाना तक भी नहीं मिल रहा था, नसीब नहीं हो रहा था। वो तब भी इतना चीप होने के बावजूद भी वो खाना अच्छी तरह से नहीं खा पा रहे थे। ऑथर ऑफ राजतरंगिनी, जो कि एक कश्मीर भाषा में लिखी हुई है, ठीक है, 12th सेंचुरी में, उन्होंने ये बात कहा था, वेयर एज द कंट्रीज आर फ्राइड मीट एंड ड्रिंक कूल वाइन परफ्यूम्ड विथ फ्लावर्स, द ऑर्डिनरी पीपल हैड टू बी कनेक्ट विथ राइस एंड उत्पला साका, ए वाइल्ड वेजिटेबल ऑफ बिटर टेस्ट। उनका ये कहना था, जब कंट्री में ऐसी हालत थी कि फ्राइड मीट भी खाया जा रहा था और कूल वाइन भी लोग ड्रिंक कर रहे थे विथ परफ्यूम्ड फ्लावर, परफ्यूम्ड के साथ, लेकिन तब ये भी हालत थी कि कुछ ऑर्डिनरी पीपल जो कि राइस एंड उत्पला साका, एक टाइप के बिटर टेस्ट होने वाला खाना, लोग उसी से भी जी रहे थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्राज, रेवेन्यू डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट्स 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। तब जो रेवेन्यू डिमांड किया जा रहा था पीजेंट से, वो जितने सारे प्रोड्यूस हुआ करते थे, इसका 1/6 जो प्रोड्यूस है वो रेवेन्यू के हिसाब से लिया जा रहा था। और उसके साथ गेजिंग टैक्स भी ले रहे थे, टैक्स ऑन पॉन्ड्स, जिसके पास पॉन्ड्स होता था उसका टैक्स भी ले रहे थे। तो इसी तरह से इनकम हो रहा था। फिर फोर्स्ड लेबर की कंसेप्ट भी थी, जिसको भिस्ती कहा जाता है। ठीक है, 1 मिनट, हो गया। फिर फ्रीक्वेंट रिकरेंस ऑफ फेमिन्स एंड वार्स, वहाँ पे फेमिन्स एंड वार्स बहुत फ्रीक्वेंट हो रहे थे, क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं थी, और उनको पता नहीं था किस तरह से प्रिवेंटिव मेजर्स ले, प्रिकॉशन ले, ताकि फेमिन्स और वार्स में भी हम लोग जी सके, अपने अच्छी तरह से अपना को नरिश कर सके। तो इतना सब कुछ पता नहीं था, इसी वजह से फेमिन एंड वार्स में फ्रीक्वेंट हो रहे थे, और वो स्ट्रगल भी बहुत कर रहे थे। वार में जब वार हो रहा था तब वाटर रिजर्वर्स को डिस्ट्रक्शन किया जा रहा था, विलेज को बर्निंग किया जा रहा था, सीजर बाय फोर्स ऑफ ऑल कैटल
मतलब जितने सारे कैटल्स हो रहे थे उनको सीज किया जा रहा था, और ग्रेन में जितने सारे स्टोर्ड हो रहे थे ग्रेनरीज में उसको भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, और सिटीज़ वगैरह भी डिस्ट्रॉय हो रहे थे। आजकल भी वार में वही सब कंडीशन हो रहा है, ठीक है। ये फ्यूडल सोसाइटी वाज द टोटली सोसाइटी को एक फ्यूडल सोसाइटी माना जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे हिस्से लोग थे, इतने रिच मर्चेंट थे, रिच ऑफिसर्स थे, जो कि टोटल सोसाइटी पे काबू करके डोमिनेटेड करके रखे हुए थे, जिसकी वजह से ये रिच मर्चेंट बहुत एंजॉय कर रहे थे, वेराज ये पुअर पीपल, कॉमन पीपल बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ जी रहे थे, ठीक है। अब हम देखेंगे सोसाइटी की नेचर कैसे थी। हमने बात कर ली ट्रेड कॉमर्स कैसे हो रहा था, कैसे कंडीशन थी लोगों की, और उनकी जो हायर प्रोफाइल लोग थे सोसाइटी में उनकी कंडीशन कैसे थी। अब हम देखेंगे सोसाइटी की नेचर कैसे थी। पहले क्या हुआ, ग्रोइंग पावर्स ऑफ ए क्लास ऑफ पीपल, जो जिस क्लास ऑफ पीपल की ग्रोइंग पावर हुआ करती थी, मतलब जो लोग थे जिनके पास पावर हुआ करती थी, उनको बोला जाता था सामंत, रनक, राउत, जिसको राजपूत भी बोला जाता है, इस तरह से बोला जाता था। क्योंकि पता है पिछले स्लाइड में मैंने क्या क्या बताया, वो जो रिच कैटेगरी के लोग होते थे, वो जो ऑफिसर्स होते थे, मिनिस्टर्स होते थे, वो एक टाइटल लेकर घूम रहे थे, उनके पास एक टाइटल हुआ करती थी, और वो टाइटल में महासमाधिपति वो जो बोल रहे थे, इस तरह से सामंत, रनक, राउत इस तरह भी लोग हुआ करते थे। फिर सम वेयर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे वो कैश में पेड नहीं हुआ करते थे, बट रेवेन्यू बियरिंग विलेजेस, उनका कुछ विलेजेस वो रेंट के हिसाब से, मतलब पेड के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से। आजकल क्या होता है, हर एक महीने सैलरी दिया जाता है, लेकिन तब ना कैश कुछ ऐसे नहीं दिया जा रहा था, तब एक विलेज दिया जा रहा था, जिस विलेज से वो ग्रांट ले, आई मीन रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर डिफीटेड राजास एंड द सपोर्टर्स हु कंटिन्यू टू एंजॉय द रेवेन्यू ऑफ लिमिटेड एरियाज, जो डिफीटेड राजास थे एंड उनके जो सपोर्टर थे वो रेवेन्यू कुछ एरियाज के रेवेन्यू कलेक्ट करके वो जी रहे थे, ठीक है। सम वेयर ट्राइबल एंड क्लान लीडर्स, सम विलेजेस, ऐसे कुछ विलेजेस थे, वो उन्होंने कुछ विलेजेस ऐसे क्रिएट कर दिए थे, मतलब गैदर कर लिए थे, जिनके वो लीडर बन गए थे और क्लान के लीडर्स हो गए थे, ठीक है। फिर दे कंस्टेंटली कंटेंडेड एगेंस्ट ईच अदर एंड ट्राई टू एनहांस देयर स्फीयर ऑफ अथॉरिटी एंड प्रिविलेजेस। वो एक दूसरे के साथ क्या होता है, देखिए आजकल भी हमारा क्या होता है, जब कोई इंसान के पास बहुत सारे जमी आ जाती है, बहुत सारे प्रॉपर्टी आ जाती है, तब उनके जो इक्विटेबल पर्सन होते हैं, उनके समाज के अंदर जो लोग होते हैं, वो ये कोशिश करते हैं, उनके पास इतना सारा प्रॉपर्टी हो गया तो मेरे पास भी होना चाहिए। वो उनके साथ कुछ तरह की कॉन्फ्लिक्ट बन जाती है, या फिर वो जिलसी भाव में आ जाते हैं, उसके वजह से क्या होता है, वो भी ट्राई करते हैं हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी हो। तो कई बार क्या होता है, वो एक दूसरे से छीनने लगते हैं किसी वजह से, और किसी तरीके से इस तरह से होता है। तो ये सब तब भी चल रहा था, वो एक दूसरे के साथ कंटेंटेड में आ जाता है, और उनके अथॉरिटी और प्रिविलेजेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। हर एक टाइम पे यही चीज़ होता है, जो कोई भी इंसान अगर लाविश में जी रहा है, उनके दिमाग में ये आ जाता है कि और लाविश हमें चाहिए, और एक लग्जरियस लाइफ चाहिए, तो वो हमेशा उस तरह की कंडीशन में, उस तरह की वर्क में इंडल्ज रहते हैं, ताकि उनके पास और ज़्यादा पैसा आ सके, वो और ज़्यादा धनी हो सके, और ज़्यादा प्रिविलेजेस उनको मिल सके। रेवेन्यू असाइनमेंट्स जो कि होते हैं भोगो और पीप ग्रांटेड बाय रूलर वेयर टेम्पररी, मतलब रूलर्स से, जो किंग्स होते थे उनसे जो ग्रांट मिलती थी लोगों को, उसको भोगो बोला जाता था और फीप बोला जाता था। वो टेम्पररी हुआ करता था। टेम्पररी मतलब उसको जब रूलर चाहे तब उससे वापस ले सकता है। किसी को अगर दिया है तो चाहे तो कुछ रीजन की वजह से वो वापस ले सकते थे, ये उसका रूल था। लेकिन प्रैक्टिस में ऐसा कुछ नहीं होता था, एक बार किसको दे दिया तो दे दिया, ठीक है। तो इन कोर्स ऑफ टाइम फिप बिकेम हेरिडिटरी। एक टाइम के बाद ऐसा हुआ कि फिप जो उन्होंने ग्रांट दिया किसी इंसान को, वो हेरिडिटरी हो गया। मतलब राजा ने किसी को एक विलेज दे दिया ग्रांट में कि तुम ले जाओ यहाँ से रेवेन्यू निकाल के तुम जीने लगो। तो वो विलेज को अगर उसकी सन उस अ, मतलब राजा की कोई रिश्तेदार नहीं है, या फिर राजा की कोर्ट में काम नहीं करते, फिर भी उनके जो सन होते हैं, उनके जो हेरिडिटी होते हैं, वो उनको एंजॉय करने लगते हैं, ठीक है। ये हेरिडिटरी होने लगी। फिर द हेरिडिटरी ऑफिसर्स ग्रेजुअली अज्यूम्ड मेनी ऑफ द फंक्शंस, मतलब धीरे धीरे
ये जो ऑफिसर्स हुआ करते थे, और ये भी हमने पढ़ा था पिछले जो चोलो किंगडम के जब पढ़े थे, उनके जो मिनिस्टर्स वगैरह थे वो हेरिडेटरी भी हुआ करते थे। अगर उनका पापा मिनिस्टर्स है तो उनके बेटे भी मिनिस्टर्स होंगे, उनके बेटे भी मिनिस्टर्स होंगे, तो इसी तरह से हेरिडेटरी भी चलती थी ऑफिसर्स। तो जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हुआ करते थे, किंग के जो ऑफिसर्स हुआ करते थे, वो धीरे धीरे हेरिडिटरी होने लगे, और उनके साथ साथ उनके फंक्शंस भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ने लगी। मतलब वो सिर्फ किंग टू असाइन करने के लिए, मतलब सपोर्ट करने के लिए या फिर उनको असिस्ट करने के लिए हुआ करते थे, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, असिस्टेंट कलेक्टर लैंड रेवेन्यू उन्हें लेना शुरू किया। फिर उनके पास मोर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स आने लगी। फिर उनको पनिशमेंट, किसी को अगर पनिशमेंट देना चाहे वो अपने आप राजा के पास ना लेकर खुद खुद ही अपने आप देने लगे। फिर उनसे फाइन एक्सट्रैक्ट करने लगे, ठीक है। राइट टू सबटल देयर लैंड टू देयर फॉलोअर्स विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ रूलर। मतलब उसका अगर लैंड है वो किसी को अपने मर्जी से दे सकते हैं, अपने मर्जी से किसी को कुछ भी कर सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ रूलर। इस तरह की कंडीशन थी सोसाइटी। तो इस नेचर से, इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो सोसाइटी है वो टोटली फ्यूडल सोसाइटी की तरह हो गया था। सोसाइटी वाज डोमिनेटेड बाय क्लास ऑफ पीपल हु डिराइव्ड देयर इनकम फ्रॉम द सरप्लस प्रोड्यूस्ड बाय द पीजेंट्स बट डिड नॉट वर्क ऑन द लैंड देमसेल्व्स। मतलब ये जो सोसाइटी था, ये जो फ्यूडल सोसाइटी था, वो कुछ क्लास ऑफ पीपल उसको डोमिनेट करके रखे हुए थे, और उनका जो इनकम आ रहा था वो कुछ पीजेंट्स वगैरह थे, उनकी लैंड से, उनकी प्रोफेशन से, वो जो टैक्स वगैरह ले रहे थे उससे उनका इनकम चल रही थी। लेकिन वो खुद उस लैंड पे काम नहीं कर रहे थे, वो लोगों को काम करा के वहाँ से इनकम जनरेट कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू अदर हिस्टोरियंस, मेडिएवल सोसाइटी, मतलब कुछ लोगों के हिसाब से ये एक फ्यूडल सोसाइटी थी, लेकिन और कुछ हिस्टोरियन के हिसाब से ये एक मेडिएवल सोसाइटी थी, ठीक है। फ्रॉम 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स ए न्यू टाइप ऑफ सोसाइटी ग्रू इन इंडिया एम्फासाइजिंग लोकलिज्म एंड सब रीजनलिज्म। 8th सेंचुरी के बाद एक न्यू तरह की सोसाइटी ग्रू हुआ जिसने लोकलिज्म को एम्फासाइज किया और सब रीजनलिज्म को एम्फासाइज किया। एक लोकल को लेकर एम्फासाइज बढ़ने लगी, ठीक है। अब हम देखेंगे कास्ट सिस्टम किस तरह से थी। तो पहले कास्ट सिस्टम में हम पढ़ेंगे ब्राह्मण्स एंड राजपूत के बारे में। ब्राह्मण्स किस तरह से उनकी सोसाइटी थी, उनकी लाइफ थी। ब्राह्मण्स जो थे वो सोसाइटी के बेसिस थे, ठीक है। ब्राह्मणिकल सोसाइटी थी। आप लोगों को पता है एंशिएंट पीरियड से लेकर आज तक भी हमारी सोसाइटी जो होते ब्राह्मण, अभी अभी थोड़ा चेंज हुआ है, मॉडर्नाइज हुआ है, तो ब्राह्मणिस्ट कैटेगरी कास्ट सिस्टम थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन बहुत देर तक, मतलब 20th सेंचुरी तक भी हमारी सोसाइटी ब्राह्मणिकल सोसाइटी से माने जाते थे। ब्राह्मण को और प्रायस जो लोग होते हैं उनको थोड़ा ऊपर कैटेगरी के हिसाब से माना जाता था। रूलर्स ऑफ सिंध जो होते थे वो भी ब्राह्मण होते थे। रूलर्स ऑफ बंगाल, साउथ इंडिया, वो सब ब्राह्मण्स को इनवाइट कर रहे थे और उनको लार्ज स्केल ऑफ रेवेन्यूज फ्री लैंड्स देते थे टू देम टू सेटल डाउन। मतलब बहुत सारे लैंड्स उनको ग्रांट करते थे ताकि उनसे कुछ रेवेन्यूज वगैरह भी कलेक्ट नहीं करते थे ताकि वो वहाँ पे सेटल हो जाए और उनके राज के लिए, क्योंकि ब्राह्मण के पास जो होते थे ना वो बहुत सारे एजुकेशन होती थी, वो उन बहुत सारे जैसे वेदास हो गया, उपनिषद, वो सब स्टडी करते रहते थे, और उसी अकॉर्डिंगली वो जो रूलर्स होते थे उनको सजेस्ट किया करते थे, उनको एडवाइस दिया करते थे कि उनकी डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाए, बाकी क्या पूजा किया जाए। और वो सब बिलीफ सिस्टम बहुत तगड़ी थी, बहुत स्ट्रांग थी, जिसके वजह से ब्राह्मण की सोसाइटी में बहुत रेस्पेक्ट किया जा रहा था। इसी वजह से उनको दक्षिणा के हिसाब से फ्री लैंड्स दिया जाता था जिनसे रेवेन्यू नहीं दिया जाता था, और उनको वहाँ पे अच्छी तरह से सेटल होने के लिए मदद किया जा रहा था, ठीक है। फिर दे एक्सपांडेड, तो धीरे धीरे क्या हुआ, इस तरह की कंडीशन जब आने लगी तो उनकी कल्टीवेशन एक्सपांड होने लगी। वो इतने सारे जो लैंड ले रहे थे उस लैंड से वो कुछ घर बनाते थे, कुछ वहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर वो धीरे धीरे क्या हुआ, रेवेन्यू ऑफिशियल्स बन गए। मतलब वहाँ पे जो लोग रहने लगे, वो विलेज में, जिस विलेज को उनको ग्रांट दिया जाता था वहाँ पे जो लोग होते थे उनसे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। फिर धीरे धीरे वो मिनिस्टर्स होने लगे, अकाउंटेंट्स होने लगे, ठीक है। फिर प्लेड एक्टिव रोल इन मिलिट्री अफेयर्स में भी वो उनका रोल थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। फिर एजुकेशन और लिटरेरी वर्क्स में भी और अदर इम्पोर्टेंट फील्ड में भी उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी।
तो द स्मृति राइटर्स, एक स्मृति होता था उनका, एक लैंग्वेज होता था, वहाँ पे एक स्मृति राइटर्स हुआ करते थे जो कि ऑफ द पीरियड मेंशन्ड अबाउट ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स, ब्राह्मण की इंपॉर्टेंस क्या होती थी वो स्मृति में राइट करते थे, ठीक है। एंशिएंट कास्ट ऑफ क्षत्रिय वाज डिसअपियरिंग, मतलब जो क्षत्रिय की एंशिएंट कास्ट हुआ करती थी पर्टिकुलरली वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगी, क्षत्रिय कैटेगरी। वैश्यज हैविंग सॉन्ग टू द पोजीशन ऑफ शूद्रज, वैश्य की जो कैटेगरी है वो उनकी कास्ट धीरे धीरे शूद्र की तरफ जाने लगी। और ओनली द्विज, ट्वाइस बर्न और प्रिविलेज्ड, द्विज मतलब ट्वाइस बर्न, एक जब उन्होंने बर्न किया, जन्म लिया, और दोबारा जब उनको वो प्रिविलेज मिलने लगा तो इस वजह से उनको ट्वाइस बर्न कहते थे, जो कि है ब्राह्मण, ब्राह्मण को द्विजो बोला जाता था, ठीक है। फिर राइज ऑफ ए न्यू सेक्शन राजपूत, एक राजपूत न्यू सेक्शन की ओरिजिन होने लगी। ए लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स वर बीइंग रूल्ड बाय राजपूत, धीरे धीरे बहुत सारे एरियाज रूल्ड होने लगे राजपूत के द्वारा। कंसिडर लीडर्स ऑफ क्लान्स व्हिच डोमिनेटेड सर्टेन ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड एंड प्रोवाइडेड द कोर ऑफ द आर्म्ड फोर्स, उन्होंने कुछ लैंड की एरिया ऑक्यूपाई करने लगे जिसकी वजह से वो उस क्लान की, वो उस ट्राइब की लीडर कहने लगे और आर्म्ड फोर्सेस के भी वो लीडर होने लगे, ठीक है, राजपूत वगैरह। अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स, कुछ स्कॉलर्स के हिसाब से जो राजपूत हुआ करते थे वो मिक्स्ड ओरिजिन हुआ करते थे, ठीक है। सम बीइंग डिसेंडेंट्स ऑफ फॉरेनर्स, कुछ फॉरेनर्स के डिसेंडेंट थे, वो जो इन्वेजन हो रहे थे धीरे धीरे, या फिर दूसरे एरिया के जो रूलर्स हुआ करते थे उसके मिक्सिंग से, अगर वो दूसरे कुछ फॉरेनर्स आ गए इंडिया में और उसके साथ वो हमारे लोकल एरिया के लोगों के साथ घुल मिलकर कुछ बन हो, मतलब उनके साथ सेक्स होके अगर वो कुछ प्रोडक्शन करने लगे तो इसी हिसाब से वो राजपूत एरिया मिक्स्ड ओरिजिन हो गए। तो जैसे कि एग्जांपल हो गया साकास, हुनास, ये सब मिक्स्ड डिसेंडेंट्स ऑफ फॉरेनर्स होते हैं। सम आर फ्रॉम इंडिजिनस ट्राइब्स एंड इवन ब्राह्मण्स, जो राजपूत होते हैं वो हो गया अगर फॉरेन मेल एंड लोकल फीमेल, या फिर फॉरेन मेल लोकल फीमेल, इस तरह की कंडीशन हो गया। या फिर कुछ ब्राह्मण्स वगैरह लोकल ब्राह्मण मेल्स एंड लोकल फीमेल्स के साथ मैरिज होगी, इस तरह की कंडीशंस में हो सकते हैं। या फिर कुछ इंडिजिनस ट्राइब, डिफरेंट कुछ ट्राइब वगैरह लोग लोकल लोग के साथ मिलके उनके साथ मैरिज हो गया, तो इस तरह की कंडीशन में भी बन सकते हैं राजपूत। Some Rajput clans, traditionally numbering 36, trace their genealogy to the solar and lunar families of Kshatriya. कुछ ऐसे राजपूत क्लान्स थे जो कि कंसिडर हुआ करते थे हमारे जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी होते थे। आपको पता है ना, जो रामचंद्र थे वो सूर्यवंशी थे, जो लेकिन कृष्ण थे वो लूनर वंशी मतलब चंद्रवंशी थे। तो इसी तरह से उनका कुछ डिसेंडेंट के हिसाब से वो माना जाता था, जैसे कि महाभारत में हमने पढ़ा, ठीक है। इन सम एरियाज ऑफ राजस्थान के कुछ एरिया में ट्राइबल लैंड्स वर कोलोनाइज्ड एंड ब्राह्मण्स, ट्रेडर्स, वॉरियर्स सेटल ऑन द लैंड। कुछ ट्राइबल लैंड कोलोनाइज, वहाँ पे कुछ लोग कोलोनाइज करके रह रहे थे, जहाँ पे ब्राह्मण्स, कुछ ट्रेडर्स, कुछ वॉरियर्स घुल मिल के रह रहे थे। सम ऑफ द राजपूत वेयर्स, कुछ राजपूत कल्टिवेटर्स थे और सब कुछ राजपूत शूद्रस भी थे, ठीक है। हमने पढ़ा ना वो मिक्स्ड ओरिजिन से बिलोंग करते थे, तो इस तरह के कुछ लोग भी हुआ करते थे। राजपूताइजेशन, ग्रोथ ऑफ अग्रेरियन इकोनॉमी, कुछ लोग जो कि कल्टीवेशन कर रहे थे और उनकी पॉलिटिकल पावर भी बढ़ रही थी, इसी वजह से वो राजपूत जो लोग होते थे उनको राजपूताइजेशन, जो सोसाइटी को राजपूताइजेशन के नाम से जाना जाता था। ब्राह्मण्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस, यहाँ पे ब्राह्मण की भी इम्पोर्टेंट रोल हुआ करती थी। एक होते थे वशिष्ठ, एक ऋषि होते थे वशिष्ठ, इनके बारे में बहुत हमने पढ़ा होगा पुराण में। उन्होंने 4 राजपूत क्लान को प्रोड्यूस किया था, जिसका नाम है एक प्रतिहारा, फिर एक होता है सोलंकी जिसको चालुक्य भी बोला जाता है, फिर परमर और परवर, फिर चाहमंस और चौहान। ये 4 राजपूत क्लान को उन्होंने प्रोड्यूस किया था आउट ऑफ सैक्रिफिशियल फायर, मतलब फायर जो कहते हैं ना, यज्ञ से नहीं, कैसे प्रोड्यूस हुए, वो यज्ञ से प्रोड्यूस हुए। उसी तरह से सैक्रिफिशियल पावर फायर मतलब जो यज्ञ होता है उस यज्ञ से उनको प्रोड्यूस किया था, ठीक है। ब्राह्मण्स रोट मेनी जीनियोलॉजीज ऑफ रूलिंग फैमिलीज, मतलब जो रूलिंग फैमिलीज होते हैं उनको उनकी जीनियोलॉजी, उनके जो जीन किस तरह से है, हेरिडेटरी किस तरह से है, वो सब ब्राह्मण लोग लिखते थे और उनको लिंक करते थे एंशियंट में
क्षत्रिय के साथ, कौन सी क्षत्रिय सूर्यवंशी है, कौन सी चंद्रवंशी है या फिर गंगावंशी है, इस तरह से कौन सी क्षेत्रीय लिंकिंग में वो रूलर आते हैं, वो सब जीनियोलॉजी वो रिकॉर्ड करते थे। 10 प्रतिहार, गुर्जर और प्रतिहार जो रूलिंग किंगडम है, उनको लिंक किया था लक्ष्मण के साथ, लक्ष्मण के एंसेंडेंट के साथ, मतलब डिसेंडेंट के साथ, क्योंकि जो लक्ष्मण होते थे वो एक्टेड एज द डोर कीपर ऑफ रामा, वो उनको प्रतिहार बोला जाता था, वो रामा के डोर कीपर थे, जिसके वजह से उनको इस तरह से माना जाता था। ठीक है, तो जो ब्राह्मण और राजपूत थे उनकी अलियंस बहुत ज़बरदस्त अलियंस थी, और वो दे हैड मेनी पॉलिटिकल एंड कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस, उनके बीच में बहुत एक पॉलिटिकल एंड कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस हुआ करते थे। जो राजपूत होते थे वो हिंदुइज्म के चैंपियंस हुआ करते थे, वो हिंदुइज्म मतलब उनके जो पावर्स होते थे वो हिंदुइज्म इतना स्ट्रांगली पैट्रोनाइज करते थे, और हिंदुइज्म को इतना अच्छी तरह से पकड़ के रखे थे कि उनके जो पावर को सिंबलाइज करते थे वो बाय बिल्डिंग ग्रैंड टेम्पल्स, बहुत सारे टेम्पल्स वो बिल्ड करके अपने पावर को सिंबलाइज करते थे, और एंडोर्ड देम एंड द ब्राह्मण प्राइस्ट विद लार्ज ग्रांट्स ऑफ लैंड्स गिफ्ट्स एंड एंडोमेंट्स। वो जो ब्राह्मण प्राइस्ट होते थे, क्योंकि देखिए राजपूत एंड ब्राह्मण वो दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए होते थे, वो एक दूसरे के जिगरी दोस्त हुआ करते थे। राजपूत ब्राह्मण के होते थे, ब्राह्मण राजपूत के होते थे, तो इसलिए राजपूत वगैरह जो रूलर्स होते थे और बहुत ही बड़े बड़े पोस्ट में हुआ करते थे, वो एक तरह की पावर जब उनकी होती थी वो ग्रैंड टेम्पल बिल्ड करते थे, और उस टेम्पल में पूजा करने के लिए वो प्राइस्ट को चुनते थे जो कि ब्राह्मण हुआ करते थे, और इसी वजह से वो उनको बहुत सारे लैंड ग्रांट करते थे, गिफ्ट्स देते थे, एंडोमेंट्स बनाते थे। कास्ट वॉज नॉट दैट रिजिड, कास्ट के इतना रिजिड नहीं हुआ करता था। इंडिविजुअल्स कुड राइज इन बर्नर स्केल एंड दे कुड ऑल्सो फॉल, मतलब अगर इंडिविजुअल चाहे तो अपने बर्नर स्केल को इंक्रीज कर सकता है, और एक ऊपर कास्ट के जो लोग होते थे वो अगर बुरे कर्म करे वो उनके बर्नर सिस्टम मतलब कास्ट सिस्टम डाउनग्रेड हो सकते थे। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हुआ करती थी तब सोसाइटी में। फाउंड डिफिकल्ट टू क्लासीफाई न्यू कास्ट इन द बर्नर स्केल, मतलब कुछ न्यूज़ कास्ट भी वहाँ पे उभर कर आए थे, ओरिजिन हुआ करते थे, मतलब न्यू कास्ट डेवलप हो रहे थे, तो उनको बर्नर स्केल में कहाँ पे रखे वो भी एक डिफिकल्ट टेस्ट हो रहा था। जैसे कि कायस्थ कास्ट एक ओरिजिनेट हुआ था तब, जो कि ओरिजिनली पीपल ऑफ फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, वो डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं, लेकिन इंक्लूडिंग ब्राह्मण्स एंड शूद्रस, मतलब इस तरह की वो कायस्थ कास्ट एक ऐसे हुआ करते थे जो कि who worked in royal establishments, रॉयल राजा की किंगडम में, राजा की कोर्ट में जो भी एस्टेब्लिशमेंट होते थे वहाँ पे काम करते थे, उनको कायस्थ किया जाता था, कायस्थ कहा जाता था, कायस्थ कास्ट, जो कि ब्राह्मण से भी बिलोंग करते थे और शूद्र से भी बिलोंग करते थे, इसलिए उनको बर्नर सिस्टम में कहाँ पे रखे, ये एक डिफिकल्ट कास्ट टैक्स था। लेटर दे इमर्ज्ड एज ए डिस्टिंक्ट कास्ट, तो धीरे धीरे क्या हुआ, उनको एक डिफरेंट कास्ट के नाम के कैटेगराइज कर दिया गया। हिंदुइज्म वॉज एक्सपैंडिंग रैपिडली ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में हिंदुइज्म बहुत रैपिडली ग्रो किया। आगे हम देखेंगे भक्ति मोमेंट किस तरह से ग्रो करने लगा, हिंदुइज्म कंसेप्ट कितना ज़बरदस्त तरीके से डेवलप होने लगा बाय डिफरेंट सेंट्स, बाय डिफरेंट क्या जो मॉन्क्स थे, दे फिर फॉरेनर्स सच एज ह्यूमंस वेयर हिंदुनाइज्ड, कुछ फॉरेनर्स हिंदुआइज्ड होने लगे। फिर सोसाइटी एंड रिलीजन बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स आज न्यू सेक्शंस फॉर्म्ड न्यू कास्ट, जैसे कि हमने देखा कायस्थ एक कास्ट उभर कर आई, उसी तरह से सोसाइटी एंड रिलीजन धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होने लगा, और नई नई कास्ट, सब कास्ट, ट्राइबल्स इस तरह से बढ़ने लगे। कंटिन्यूइंग देयर उनके अलग तरीके के कस्टम्स होने लगे, रिचुअल्स होने लगे, ओन ट्राइबल गॉड्स एंड गॉडेस, माने डिफरेंट जो कास्ट न्यू कास्ट बनने लगे, उनके गॉड्स डिफरेंट, गॉडेस डिफरेंट, उनकी कल्चर, कस्ट्यूम वो सब धीरे धीरे डिफरेंट होने लगी। ठीक है, फिर हम देखेंगे, ये तो हमने पढ़ लिया ब्राह्मण एंड राजपूत के बारे में, किस तरह से बहुत डिफरेंट कास्ट किस तरह से बनने लगे। अब हम देखेंगे थोड़ा शूद्रस, दलितस एंड स्लेव्स, उनकी क्या हालत थी तब। अकॉर्डिंग टू ए मॉडर्न हिस्टोरियन जिसके नाम है DC सिरकार, उन्होंने ये बताया कि ग्रेजुअल एलिवेशन ऑफ सोशल पोजीशन ऑफ द शूद्रस, शूद्र का भी जो पोजीशन थी, सोशल पोजीशन, वो थोड़ा इंक्रीज हो रहा था, वो एलिवेट हो रहा था। नॉट अलाउड टू स्टडीज वेदस, उनको वेद पढ़ने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा था, लेकिन दे वर एलिजिबल फॉर स्मार्ट रिचुअल्स। ठीक है, स्मार्ट रिचुअल्स लाइक जो बार्थ के दौरान हम रिचुअल्स कुछ बनाते हैं, डेथ के दौरान जो 11-13 डेज की वो रिचुअल्स होती ही, फिर नेम गिविंग सेरेमनी जो होता है,
वो सब चीज़ों के लिए वो अलाउ किया जाते थे। फिर विद द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर मेनी ट्राइबल्स इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। जब एग्रीकल्चर की एक्सपेंशन हुआ तो धीरे धीरे डिफरेंट ट्राइबल इस कैटेगरी में आने लगे। ठीक है, जैसे कि जाट्स, एक जाट्स ट्राइबल थी जो कि पास्टोरियल नोमैडिक ट्राइब थी सिंध की। धीरे धीरे उन्होंने पंजाब को मूव कर लिया और बिकेम एग्रीकल्चरिस्ट कम वॉरियर्स। उन्होंने एग्रीकल्चरिस्ट भी उनको बोलने लगे और वॉरियर्स, वो धीरे धीरे वार भी करने लगे, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स थे। ठीक है, इन वर्ण सिस्टम देवर क्लासिफाइड एज शूद्र। वर्ण सिस्टम में उनको शूद्र की कैटेगरी में रखा गया था, लेकिन दे फॉर्म्ड हायर सेक्शंस एंड कंसिडर्ड ऑन पार विद राजपूत। शूद्र की कैटेगरी में तो रखा हुआ था, लेकिन उनका जो काम था, उनका जो एक्टिविटीज़ थी, वो इस तरह से अपने आप को बना लिए थे कि उनको राजपूत के हिसाब से ही, मतलब राजपूत के आसपास उनको कंसिडर किया जाता था, मतलब राजपूत के साथ कंपेयर किया जाता था। ठीक है, इस तरह की कंडीशन उनकी थी। मैरिज बिटवीन हायर क्लास एंड शूद्रस वेर फ्रॉन्ड अपन, बट द कंसेप्ट ऑफ अनुलोम एंड प्रतिलोम एग्जिस्टेड। ठीक है, हायर क्लास जो होते थे, हायर कास्ट होते थे, हायर क्लास होते थे, और शूद्र के बीच जो मैरिज होती थी उनको थोड़ा इतना अलाउ नहीं किया जा रहा था, बहुत अपोज किया जा रहा था, लेकिन कंसेप्ट ऑफ अनुलोम प्रतिलोम एग्जिस्ट कर रहा था। जैसे कि मैरिज ऑफ अनुलोम का मतलब है मैरिज ऑफ हाई कास्ट मेन, जैसे कि ब्राह्मण हो गए, और लो कास्ट ओमेन, जैसे कि वैश्य ओमेन हो गया, शूद्र ओमेन हो गया, इसको अलाउ किया जाता था। अगर हाई कास्ट मेल है और लो कास्ट फीमेल है तो उसको अनुलोम क्या कहा जाता था, और इस कैटेगरी ऑफ मैरिज को सोसाइटी में अलाउ किया जाता था। लेकिन प्रतिलोम जो है मैरिज ऑफ लो कास्ट मैन विथ ए हायर कास्ट वोमेन, ये एग्नेस्ट नॉर्म था, मतलब सोसाइटी के एग्नेस्ट था, इसको थोड़ा अपोज किया जा रहा था। ठीक है, ओरिजिन ऑफ न्यू कास्ट, कुछ न्यू कास्ट का ओरिजिन हुआ, जैसे कि पोटर्स हो गए, यूवियर्स हो गया, बार्बर्स हो गया, बिकॉज ऑफ दिस मिक्स्ड कास्ट मैरिज। ये जो मिक्स्ड कास्ट मैरिज हो गया, अनुलोम प्रतिलोम, इस वजह से ये नया नया कास्ट की डेवलपमेंट हुआ। फिर दलित की जो पोजीशन थी वो धीरे धीरे डिटेरियोरेट कर रही थी। शूद्र की, ये हमने जो पढ़ा पिछले स्लाइड में वो शूद्र के बारे में पढ़ रहे थे, जो नई वर्ण सिस्टम, जो एक वर्ण सिस्टम थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, शूद्र की कैटेगरी थी, उनकी थोड़ा डेवलपमेंट हो रही थी। लेकिन दलित जो होते थे वो उनकी कैटेगरी डिटेरियोरेट होती थी, मतलब डिक्रीज हो रही थी। दे वर ऑल्सो कॉल्ड अंत्यज और अनटचेबल, उनको अनटचेबल की कैटेगरी में रखा गया था, जो कि फिफ्थ सोशल ग्रेड है ऑफ 4 वर्ण सिस्टम। जो 4 वर्ण सिस्टम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वहाँ से उनको फिफ्थ कैटेगरी में रखा गया था वर्ण सिस्टम में, और उन सभी से नीचे होते थे ये अंत्यज और अनटचेबल। उनको जो जिस जगह पे अपर कास्ट लोग रहते थे उस जगह पे उनको रहने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्मृति, स्मृति एक मतलब एक लोकल उनकी राइटिंग्स थी जहाँ पे सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। उनके हिसाब से द शैडो ऑफ अंतज वाज पॉल्यूटिंग, अगर वो शैडो ऑफ अंतज, अच्छा इस पॉइंट को आप देखिए, मुझे लगता है कई कौन से ईयर में मैंने एक एग्जाम दिया था जहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर ये एक एमसीक्यू के क्वेश्चन में पढ़ा था कि 2-4 ऑप्शन थे, वहाँ पे शैडो ऑफ अंतज पॉल्यूटिंग कौन सी पीरियड में हो रहा था, इसके थोड़ा एमसीक्यू आया था। तो इसी वजह से हर एक चीज़ को डिटेल्स में पढ़ना, एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ये तो आप लोगों को एक स्टोरी की तरह मैं पढ़ा रही हूँ, मतलब आप स्टोरी की तरह याद रख सकते हैं हमारे आज के सोसाइटी कैसे हैं, मिडेवल हिस्ट्री में सोसाइटी कैसे होते थे, इस तरह के अगर याद रहेंगे ना, ये सब चीज़ें नॉर्मली याद हो जाएंगी। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है ये सब। तो ये बात बोल रहे थे, तो उनके शैडो जो पड़ती है उसको भी पॉल्यूटिंग माना जाता था। इन मोस्ट एरियाज ऑफ कंट्री दिस सेक्शंस वर नॉट अलाउड टू बी द ओनर्स ऑफ कल्टिवेटेड लैंड। बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज थे, एरियाज थे कंट्री में जहाँ पे इन लोगों के पास कुछ लैंड नहीं थी और इनको कुछ लैंड की ओनर के हिसाब से अलाउ नहीं किया जा रहा था। मतलब ये जिस 4 ग्रेड के कैटेगरी के जो लोग होते हैं, 4 वर्ण सिस्टम के जो लोग होते हैं, वो कुछ लैंड एक्वायर करते हैं, और ये जो दलित होते थे उनके लैंड में जाकर काम करते थे, उनके खुद के कुछ लैंड नहीं होते थे। ठीक है, स्लावेरी वाज एग्जिस्टेड ड्यूरिंग दैट पीरियड, स्लावेरी भी एग्जिस्ट कर रही थी। उसे क्या बोलते हैं, नौकरानी जो होते थे। ठीक है, प्रिजनर्स ऑफ वार, डेप्टर्स, जो वार के प्रिजनर्स होते थे, जो डेप्टर्स होते थे, जो जिस तरह के लोग अगर किसी से धार लेते थे और उसको चुका नहीं पाते थे, उस तरह के लोग होते थे, ये सब लोग होते थे जिनको स्लावेरी के अंडर रख दिया जाता था। और ड्यूरिंग फेमिन
मैनी फ्रम मतलब जब ड्राउट होते थे, फेमिन होते थे, तब बहुत सारे फार्मर्स ऐसे होते थे, उनकी कंडीशन इस तरह से हो जाती थी कि वो अपने आप को या फिर अपने वाइफ को या फिर चिल्ड्रन को वो सब बेच देते थे खाना खाने मतलब खाने के लिए, फूड के लिए वो बेच देते थे अपने वाइफ्स वगैरह को। वोमेन वेर परचेस्ड फॉर डोमेस्टिक वर्क और फॉर कंपनी, कंपनी में काम करने के लिए या फिर डोमेस्टिक वर्क करने के लिए जो महिला लोग होते थे उनको परचेज किया जाता था। और लेकिन वो जो स्लेव्स होते थे उनको दलित से ज़्यादा बेटर ट्रीटमेंट किया जा रहा था। अंत्यज जो होते थे दलित, उनसे ज़्यादा अच्छा बिहेव किया जा रहा था। इफ़ ए सेव अगर कोई ऐसा स्लेव होता है, नौकर होता है जो अपने मास्टर की लाइफ को सेव करता है कोई भी सर्कमस्टांसेस में, कोई भी सिचुएशन में, तो उसको फ्री कर दिया जाता था और उसको टू गेट ए शेयर ऑफ हिज मास्टर्स, उसके अपने मास्टर की प्रॉपर्टी से ऐसा भी होता था कि मास्टर की प्रॉपर्टी से कुछ शेयर उनको भी मिलता था। ठीक है। अगर कोई फीमेल स्लेव जो कि अपने मास्टर को अपने क्या होता है, अगर मास्टर कोई फीमेल स्लेव के साथ फिजिकल रिलेशन रख के कोई बच्चा पैदा करने लगते हैं, तो उस तरह की फीमेल स्लेव को भी फ्री कर दिया जाता था। ठीक है। तो ये हो गया, तो हमने पढ़ लिया बहुत कुछ चीज़ें। अब हम देखेंगे वोमेन की कंडीशन क्या थी तब। वोमेन कंसिडर टू बी मेंटली इन्फीरियर। हर एक जगह पे, हर एक युग में हमारे इंडिया में वोमेन को ही मतलब हमेशा इन्फीरियर करार दिया जाता है। पता नहीं क्यों यार, इस तरह की मेल डोमिनेटेड सोसाइटी क्यों है। देयर ड्यूटी वॉज टू ओबे देयर हस्बैंड ब्लाइंडली। ठीक है। हस्बैंड को ब्लाइंडली फॉलो करना, ओबे करना, ये उनकी ड्यूटी थी। दे वर टू बी केप्ट इन सेकुलेशन, मतलब उनको अलग से रखा जाता था। एंड द लाइफ हैज़ टू बी रेगुलेटेड बाय देयर मेल रिलेशन, जो उनके मेल रिलेशन होते थे, उनके पिता हो गए, उनके सॉन हो गए, या फिर दादा चाचा या फिर ग्रैंडफादर, कोई भी मेल रिलेशन होते थे, वो इनके लाइफ को रेगुलेट करते थे। ठीक है। वो एक अलग तरीके से रहते थे और उनके बेदा स्टडी करने के लिए भी अलाउ नहीं किया जाता था। हाउएवर विद इन होम दे वर ऑनर्ड, मतलब घर के अंदर जो होते थे, लेकिन उनको घर के अंदर इज्जत सम्मान मिलती थी, बाहर नहीं जाना देते थे, लेकिन घर के अंदर उनको हर तरह की इज्जत मिलती थी। उनकी जो मैरिजेबल एज है गर्ल की, वो लोअर थी, जैसे कि 6 to 8 एजेस। और कभी कभी ऐसा होता था कि जब वो पॉवर्टी अटेंड कर लेते हैं, प्यूबर्टी, बाय द एज ऑफ 18 से 14, और तब प्यूबर्टी अटेंड करने के बाद ही इमीडिएटली बाद उनको शादी कर दिया जाता था। देयर बाय डिस्ट्रॉइंग देयर, मतलब ये शादी हो गया तो क्या होता है, हायर एजुकेशन के लिए उनको अलाउ नहीं किया जाता था। एक बार शादी हो गई तो वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, वो अपने हस्बैंड के रूल्स रेगुलेशंस पे चलेंगे। तो बहुत बार ऐसा होता था, कोई भी हस्बैंड्स उसको अलाउ नहीं करते थे हायर एजुकेशन के लिए, हाउस होल्ड काम करो, बच्चे संभालो, इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप दिया जाता था। रीमैरिज कभी कभी अलाउ किया जाता था इन सर्टन केसेस, जैसे कि अगर हस्बैंड डाइड हो गए, मतलब एक्सपायर्ड हो गए, या फिर कुछ नई उनकी लाइफ वो अलग तरीके से जीने लगे, छोड़ के चले गए, या फिर इम्पोर्टेंट हो गए, इस तरह की कंडीशन में रीमैरिज अलाउ किया जाता था। हाउएवर फ्रॉम सम ऑफ द ड्रामेटिक वर्क्स ऑफ दैट पीरियड इट वाज फाउंड दैट द कोर्ट लेडीज, मतलब ऐसे भी हुआ है, लेकिन कभी कभी जो कोर्ट लेडीज होते थे, या फिर इवन द क्वींस मेड इन वेटिंग वेर कैपेबल ऑफ कंपोजिंग एक्सलेंट संस्कृत एंड प्रकृत वर्सेस। देखिए, हमने एंशियंट टाइम से आज तक हमेशा पढ़ा है कि वोमेन की कंडीशन हमेशा नीचे हुआ करती थी, इन्फीरियर हुआ करती थी, लेकिन कुछ कुछ ऐसे चीज़ भी होते थे, जैसे कि एक्सेप्शंस होते थे। कुछ लेडीज़ अपने आप को इस तरह से उभार कर लाते थे, अपने टैलेंट को इस तरह से बाहर निखारते थे, जैसे कि वो इक्विवेलेंट टू मेन है और मेन से भी ज़्यादा अपने पास कुछ ताकतें रखते थे। जैसे कि लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपने पढ़ा होगा, या फिर सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, इस तरह की। और तभी अ, कुछ ऐसे लेडीज़ थे, क्वींस थे और क्वींस मेड थे, जो कि बहुत ही कैपेबल थे, अपने बहुत ही एक्सलेंट आर्टिस्ट थे, जैसे कि और संस्कृत और प्रकृत वर्सेस के लिए उन्होंने बहुत सारे कंपोज किए थे। ठीक है। और बहुत सारे प्रिंसेस ऐसे थे जो कि बहुत ही स्किल्ड थे पेंटिंग एंड म्यूजिक में। जो ऑफिसर्स होते थे राजा की कोर्ट में, उनके जो डॉटर्स वगैरह हुआ करते थे, वो भी बहुत स्किल्ड हुआ करते थे वेरियस आर्ट्स एंड पोएट्री में। ठीक है। दे हैड राइट टू, उनके पास ये राइट भी हुआ करता था कि वो अपने मेल रिलेशन की जो प्रॉपर्टी है उसको इनहेरिट कर पाए। तो कंडीशन ऑफ वुमेन काफ़ी हद तक, जितना गिरा हुआ था उतना अच्छा भी था, लेकिन अच्छा तब था जो रिचेस्ट का पर्सन, रिचेस्ट क्लास ऑफ द सोसाइटी थे, उनके अच्छे थे, लेकिन जो पुअर सोसाइटी के थे उनके थोड़े डिग्रेड हुआ करते थे। ठीक है।
तो वुमेन के कंडीशन में अब हम देखेंगे सती प्रथा, सती प्रैक्टिस वो तो एंशिएंट पीरियड से ही चली आ रही थी। तो तब अभी ये भी ऑब्लिगेटरी थी, मतलब ये भी नेसेसरी थी, मैंडेटरी थी। अकॉर्डिंग टू एन अरब राइटर सुलेमान, एक अरब राइटर थे सुलेमान, जो कि ये लिखे थे, वाइफ्स ऑफ किंग समटाइम्स बर्न देमसेल्व्स ऑन द फनरल ऑफ देयर हस्बैंड। जब पति की डेथ होती है सॉरी और उनके फनरल होते हैं, वहाँ पे उनकी जो किंग की वाइफ्स होती हैं वहाँ पे वो भी जाके अपने आप को जला देती थी, ठीक है। ये कभी कभी प्रैक्टिस होती थी। अपर क्लास वोमेन लिव्ड इन सेक्युलजन, अपर क्लास जो वोमेन होते थे वो भी सेक्लूजन में रहते थे। नो सिस्टम ऑफ पुर्दा और वेलिंग ऑफ वोमेन। पुर्दा सिस्टम क्या है, जो देखे होंगे पर्टिकुलरली मुस्लिम कैटेगरी के लोग जो होते हैं वो इस तरह के सिस्टम को फॉलो करते हैं, और उनके जो ऊपर फेस के ऊपर एक तरह की पर्दा होता है। तो इस तरह के कंडीशंस वहाँ पे सोसाइटी में नहीं होती थी। एक अबू जैद होते थे, एक वहाँ के जो 10th सेंचुरी में अरब ट्रैवलर हुआ करते थे, वो अपने जो फिलोसफी है, अपने जो ट्रैवलर बुक है, वहाँ पे जो ये नोट किए थे कि कुछ ऐसे इंडियन प्रिंसेस हुआ करते थे जो कि अपने जब कोर्ट होल्ड करते थे, जब अपने राज्य कार्य करते थे, तो तब उनके पास जो ओमेन होती थी, उनके किंग्स वो होते थे, वो उनको ये चाहते थे कि उनके फेस को सब देखे, जितने सारे प्रेजेंट है उनके सामने अनवेल्ड पोजीशन में वो बैठ हुआ करते थे, मतलब उनके फेस में कुछ पर्दा नहीं होता था, वो एकदम अनवेल्ड कंडीशन में वहाँ पे प्रेजेंट होती थी। इन ओडिशा एंड इन कश्मीर मैनी ओमेन रूल्ड एज क्वीन, बहुत सारे ऐसे ओमेन थे जो कि क्वीन के हिसाब से रूल्ड किए थे। और जैसे कि एग्जाम्पल हो गया प्रभावती गुप्ता, जो कि भकटक डिनास्टी के थे, और उन्होंने 13 ईयर्स रूल्ड किए थे एज द मदर ऑफ द युवराज। युवराज के मदर के हिसाब से 13 ईयर्स वो उन्होंने रूल किया। वैसे एक कश्मीर के क्वीन थे दिदा, जो कि 50 ईयर्स तक रूल किया एंड विथस्टूड ऑल इंटरव्यूज एग्नेस्ट हर, उनके खिलाफ जितने सारे इंटरव्यूज हुए थे वो सबको विस्टैंड किए थे अच्छी तरीके से। ऑर्डिनरी ये हो गया जो रूलर्स वगैरह थे उनके हिसाब से, लेकिन जो ऑर्डिनरी वुमेन होते थे वो बहुत ही हार्ड वर्क करते थे, और उनके हाउस होल्ड को लुक आफ्टर करते थे, और चिल्ड्रन को टेक केयर करने में, और जितने सारे लोग होते थे घर के उन सब को केयर करने में वो अपने टाइम गुजारते थे। तो हमारा खत्म हो गया कंडीशन ऑफ वुमेन, वुमेन किस तरह की कंडीशन से गुजर रही थी। अब हम देखेंगे उनकी ड्रेस किस तरह की थी, उनकी फूडिंग सिस्टम किस तरह की थी, और इनकी अम्यूजमेंट, मतलब किस तरह से वो एंटरटेनमेंट कर रहे थे, उस वो सब पढ़ेंगे। देखिए ड्रेस के हिसाब से धोती साड़ी जो थी वो नॉर्मल ड्रेस थी मेन की एंड वोमेन की इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलरली मेन यूज करते थे जैकेट एंड वोमेन यूज करते थे बोदिस, बोदिस को चोली भी कहा जाता था, लहंगा चोली जो यूज करते हैं उसी तरह से वो नॉर्थ इंडिया में यूज होते थे। अपर क्लास जो मेन होते थे नॉर्थ इंडिया में वो लॉन्ग कोट पहनते थे और ट्राउजर शूज वगैरह भी पहनते थे। अकॉर्डिंग टू रास्तरंगिनी, रास्तरंगिनी एक राइटिंग होती थी, उसके हिसाब से हर्ष जो थे नॉर्थ इंडिया में, हर्ष थे, हर्ष किस किंगडम की राजा थे, गुप्ता किंगडम की, वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे लॉन्ग कोट बिफिटिंग ए किंग इन कश्मीर। कश्मीर में लॉन्ग कोट किंग पहनने का वो कुछ उनका कल्चर था। और जो किंग वगैरह होते थे वो वुलन ब्लैंकेट्स यूज़ करते थे विंटर में, लेकिन कॉटन मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता था, मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ठीक है। अपर क्लास जो होते थे वो सिल्क यूज़ करते थे एंड फाइन मसलिन, सिल्क क्लॉथ एंड फाइन मसलिन क्लॉथ भी यूज़ करते थे। ऑर्नामेंट्स अगर की बात करें हम तो वो बोथ मेन एंड वोमेन पहनते थे ऑर्नामेंट्स, और गोल्ड ब्रेसलेट्स कुछ वगैरह पहनते थे, इयरिंग्स भी पहनते थे, सेट विथ क्लोज कॉस्टली स्टोन्स, मतलब जितने सारे कॉस्टली स्टोन्स है हमारे, रूबी हो गए, पॉल हो गए, बहुत सारे ऐसे स्टोन्स होते हैं, उसको भी वो एसोसिएट करके पहनते थे। बोथ मेन एंड वोमेन बोथ पहनते थे, फंड ऑफ ज्वेलरी। फिर एक चाइनीज राइटर थे जिसके नाम था चाउ जू कुआ, इसको याद रखना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, फिर भी आपको याद तो रखनी ही होगी, ठीक है। गुजरात, उन्होंने ये कहा था कि गुजरात में बोथ मेन एंड वोमेन वर डबल इयरिंग्स, जो कान में आजकल आप तो देखे होंगे बहुत सारे वोमेन लगाते हैं डबल इयरिंग्स, वो तब गुजरात में मेन वोमेन बोथ लगाते थे। एंड
क्लोज फिटिंग क्लॉथेस भी वो पहनते थे, जिस क्लॉथेस में हुड्स भी हुआ करती थी। हम हुडी ड्रेस जो होते हैं ना हेड में, उस तरह की ड्रेसेस भी हुआ करती थी। और रेड कलर शूज फीट में पहनते थे। उनके हिसाब से किंग ऑफ मालाबार ड्रेस्ड इन कॉटन लॉयल क्लॉथ, जो मालाबार के किंग थे वो कॉटन लॉयल की क्लॉथ कुछ पहनते थे और मोस्ट ऑफ द टाइम बेयर फुट में रहते थे। लेकिन जब वो आउटिंग में जाते थे, मतलब राज्य कार्य में या फिर कुछ ओकेजन में हाथी के ऊपर सवार कर वो बाहर जाते थे, तब वो गोल्डन कलर की हैट जो पहनते थे वो बहुत ही ऑर्नामेंटेड होते थे विथ पर्ल्स, जेम्स एंड गोल्डन आर्मलेट्स पहनते थे एंड गोल्डन कलर की आंकलेट भी पहनते थे। ठीक है, ये सब नोट किया उन्होंने। अकॉर्डिंग टू मार्को पोलो एक उस तरह के ट्रैवलर थे जिन्होंने ये कहा कि मालाबार में मेन एंड वोमेन बोथ ओनली लॉइन क्लॉथ पहनते थे। लॉइन क्लॉथ एक मटेरियल होता है और उस बोथ मेन एंड वोमेन इसको पहनते हैं। और किंग्स ऑफ साउदर्न इंडिया वर फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी। साउदर्न इंडिया में जितने सारे किंग्स होते थे वो ज्वेलरी को फॉन्ड करते थे, मतलब बहुत ज्वेलरी शौक थे उनका। ठीक है, फूड की अगर हम बात करें, मोस्टली जो लोग होते थे वो वेजिटेरियनिज्म होते थे, वेजिटेरियनिज्म को प्रेफर करते थे। ओनली जो ओकेजन वगैरह होते थे उस ओकेजन में मीट खाना अलाउ होता था, लॉफुल होता था। और कौन सी मीट लॉफुल होता था? पिकॉक का हो गया, हॉर्स, वाइल्ड आस, वाइल्ड कॉक, वाइल्ड पिग, इस तरह के जो एनिमल्स होते थे उनको वो खा सकते थे। वाइन ड्रिंक ओनली सेरिमोनियल ओकेजन में वाइन को पिया जाता था। और किंग्स में जितने सारे ओमेन, मतलब किंग्स कोर्ट में जितने सारे ओमेन्स होते थे अपने राज्य में, राजवाड़े जो होते थे उनके जो ओमेन होते थे वो भी फ्रीली वाइन को ड्रिंक करते थे। सम स्मृति राइटर्स ने ये कहा, फॉरबिड वाइन ड्रिंकिंग टू ऑफर 3 कास्ट, सम फॉरबिड ओनली टू द ब्राह्मण्स। स्मृति राइटर के हिसाब से वाइन ड्रिंकिंग जो था वो फॉरबिड हुआ था, मतलब बैन हुआ था अपर 3 कास्ट को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को। ठीक है, और कुछ ऐसे बोलते थे कि जो वाइन ड्रिंकिंग है वो ओनली ब्राह्मण्स को फॉरबिड हुआ था, लेकिन क्षत्रिय और वैश्य उनको परमिट हुआ था। इसी वजह से तो राजा और राजा के जो वाइफ्स वगैरह होते थे, वोमेन्स वगैरह होते थे, वो तो ड्रिंक कर पाते थे ना। फिर हम देखेंगे अम्यूजमेंट्स, किस तरह की एंटरटेनमेंट वो प्रेफर करते थे। पीपल वेर फॉन लविंग, ठीक है, उनके फेयर्स होते थे, फेस्टिवल्स होते थे, एक्सकर्सन टू गार्डन्स होते थे, स्विमिंग पार्टीज वगैरह होती थी, बहुत ही पॉपुलर हो रहे थे सब। और पॉपुलर फाइट भी, वो एनिमल्स में जो फाइट होते थे आज भी चली आ रही है नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में। और जो फाइट होती थी एनिमल्स के बीच वो होता था राम्स की, कॉक्स की, ठीक है, और रेसलिंग बोट्स की, इस तरह की फाइट्स वगैरह वो एंजॉय करते थे। और अपर क्लास फॉन्ड ऑफ डाइसिंग, जो अपर क्लास के लोग होते थे वो डाइसिंग, जो लूडो वगैरह होते हैं, हंटिंग, इंडियन पोलो, ये सब चीज़ों की फॉन्ड रखते थे। तो अब हम देखेंगे उस वक्त पे एजुकेशन, साइंस एंड रिलीजियस लर्निंग क्या क्या थी। देखिए दोस्तों, तब ना नो आइडिया ऑफ मास एजुकेशन कुछ नहीं था। जब हम इस तरह से मास एजुकेशन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। पीपुल लर्न फॉर द फील्ड वाज नो नीडेड फॉर देयर लाइवलीहुड। मतलब अपने लाइवलीहुड के लिए, ये नो नीडेड भूल से लिखा हुआ है, लाइवलीहुड के लिए उनको जो नेसेसरी लगता है, ये सीखना जरूरी है, वो सब सीखते हैं। रीडिंग राइटिंग कन्फाइंड टू ओनली ब्राह्मण ग्रुप, ठीक है, एंड सम सेक्शंस ऑफ अपर क्लास, स्पेशली कायस्थस। कायस्थस क्या होते थे, हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था, जो किंग के कोर्ट में जितने सारे एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पे जो काम करते हैं उनको कायस्थस बोलते हैं। वो एक अलग कास्ट के तरह ओरिजिनेट हुए थे तब। तो रीडिंग राइटिंग ओनली कन्फाइंड टू ब्राह्मण ग्रुप होते थे। और कभी कभी क्षत्रिय ग्रुप भी होते थे, जो राज वगैरह होते थे, वो भी लर्निंग उनको दिया जाता था। समटाइम टेम्पल वाज ए प्लेस फॉर हायर एजुकेशन। जो हायर एजुकेशन दिया जाता था बच्चों को, वो टेम्पल में ज़्यादातर दिया जाता था। और कभी कभी क्या होता था, जो टीचर होते थे उनके घर में जाकर स्टूडेंट्स पढ़ते थे और उनके घर में जाकर रहते थे कुछ दिनों के लिए, जब तक उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट ना हो जाती। और उसके लिए उनको पेमेंट भी देनी पड़ती थी वो टीचर को। कभी कभार गिफ्ट्स वगैरह भी दिया करते थे वो। और ऐसा भी होता था कि कुछ पुअर स्टूडेंट्स जो पैसा नहीं दे सकते, पेमेंट या फिर गिफ्ट नहीं दे सकते, उनके हालत ऐसा नहीं होता था, तो वो उस टीचर के घर में कुछ काम वगैरह करते थे। तो आज भी ये सब चली आ रही है, नहीं? ठीक है। फिर मेन सब्जेक्ट ऑफ स्टडी क्या होती थी?
होती थी वेरियस ब्रांचेस ऑफ वेदस, वेदस की वेरियस ब्रांचेस पढ़ाया जाता था, ग्रामर पढ़ाया जाता था, लॉजिक एंड फिलोसफी के बारे में पढ़ाया जाता था, और पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स भी पढ़ाया जाता था। जैसे कि पॉलिटिक्स के एक नोटेबल कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस ब्रांच वाज कमंदकस नीतिसारा। ठीक है, जो कायस्थ ग्रुप के लोग होते थे उनका ओन सिस्टम ऑफ टीचिंग होता था, जैसे कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ते थे, अकाउंटेंसी के बारे में, साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, क्योंकि किंग कोर्ट में उनको वो हर एक एस्टेब्लिशमेंट में काम करना पड़ता था। इसी वजह से वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को स्टडी करते रहते थे। फिर एजुकेशन ऑफ सेकुलर सब्जेक्ट्स, जो सब्जेक्ट पर्टिकुलर रीजन का ना हो, हर एक रीजन का हो, मतलब रिलीजन, सॉरी रीजन नहीं, रिलीजन, रिलीजन से ऊपर उठकर कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो रिलीजन के बारे में, पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में बात नहीं करता, उस तरह की एजुकेशन ये प्रोवाइड करते थे बाय सम बुद्धिस्ट, इन सब बुद्धिस्ट बिहारस, कुछ बुद्धिस्ट बिहार होते थे और जो प्लेस होते थे वहाँ पे दिया जाता था। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया नालंदा, विक्रमशिला, उदयपुर, ये सब बिहार में प्रेजेंट होते थे और ये बहुत ही फेमस प्लेस होते थे जहाँ पे बाहर से स्टूडेंट भी डिस्टेंस प्लेसेस में यहाँ पे पढ़ने आते थे। फॉर एग्जाम्पल जो होता है ताइवान, वहाँ से भी कुछ स्टूडेंट्स आते थे, चाइनीज़, ये सब वगैरह से आते थे। फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस, मतलब ये सब जगह पे एजुकेशन फ्री होता था, लेकिन उसका तो वो स्टूडेंट की एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। इसी वजह से जो रूलर्स होते थे उस एरिया की और उस जगह की, वो ग्रांट, लाविश ग्रांट देते थे इन फॉर्म ऑफ मनी और लैंड देते थे, जो कि इस एजुकेशनल सेंटर को, ताकि उसकी एक्सपेंसेस को मीट कर सके। जैसे कि एग्जांपल मान के चलिए, नालंदा हैड ए ग्रांट ऑफ 200 विलेजेस उनको दिया गया था। कश्मीर एक जगह था जहाँ जिसको भी एक अनदर इम्पोर्टेंट एजुकेशन सेंटर के हिसाब से माना जाता था। यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुआ था, नो ग्रोथ ऑफ साइंस इन द कंट्री में साइंस की ग्रोथ इतना नहीं दिखाई देती थी। ठीक है, सर्जरी के डिक्लाइन हुआ था, सर्जरी डिक्लाइन हो रही थी, क्योंकि जो बॉडी के डिसेक्शन के बारे में अगर पढ़ाई करनी होती थी तो ये तो मोस्ट ऑफ द पीपल रिगार्डेड एज फिट ओनली फॉर पीपल हु लो कास्ट। बॉडी को डिसेक्शन वो लोग कर सकते हैं जो लोअर कास्ट के ग्रुप के लोग होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सब तो बॉडी डिसेक्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक बार कोई डेथ हो गया किसी को तो इसको क्या कहते हैं, मतलब छूते नहीं थे, इस तरह की कुछ सुपरस्टिशन थी हमारी, तो इसी वजह से सर्जरी डिक्लाइन हो रही थी। ठीक है, हाउएवर सम एडवांस इन फील्ड्स ऑफ मैथमेटिक्स में, मेडिसिन में यूज ऑफ मर्क्यूरी, ये सब चीज़ों की एडवांसमेंट हो रही थी। कुछ बुक्स रिटिन ऑन प्लांट साइंस के ऊपर कुछ बुक्स रिटिन हुए थे फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, जैसे कि घोड़े हो गए, एलिफेंट्स हो गए, उनके ट्रीटमेंट के ऊपर कुछ बुक्स लिखे हुए थे। ब्रीडिंग फाइन क्वालिटी हॉर्सेस वाज नॉट नोन, क्योंकि आपने पढ़ा होगा चोलों के पीरियड में, या फिर हम पालस, प्रतिहरस, ये सब पीरियड में पढ़े थे, तो वो बाहर से, अरब कंट्री से कुछ इम्पोर्टेड हॉर्स को इंपोर्ट कर रहे थे और वो बहुत फाइन ब्रीडिंग के हुआ करते थे, और सेंट्रल एशिया से, अरब से, ईरान से फाइन क्वालिटी के हॉर्स इसलिए इंपोर्ट हो रहे थे। और स्टैग्नेशन ऑफ इंडियन साइंस, स्टैग्नेशन क्यों हुआ था इंडियन साइंस का, कुछ रीजन ये है कि सोसाइटी बहुत रिजिड था एंड नैरो इन कैरेक्टर, लोगों की दिमाग इतना ब्रॉड नहीं हुआ था, बहुत नैरो माइंडेड लोग थे, और टेंडेंसी ऑफ इंडियंस टू आइसोलेट देमसेल्व्स फ्रॉम द मेन करेंट्स ऑफ साइंटिफिक थॉट्स। आज भी मॉडर्नाइज के एज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो टेक्नोलॉजी को ज़्यादातर एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो उसी वक्त भी ऐसा हो रहा था कि बहुत सारे लोग हैं जो कि साइंटिफिक थॉट्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, करेंट साइंटिफिक थॉट्स को जो कि आउटसाइड इंडिया से आया है उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। राइटिंग ऑफ अल बिरूनी, उन्होंने एक नोटेड साइंटिस्ट फॉर सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे। ठीक है,